हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं अपना चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इसके बाद मैं पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा आपको, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, जो भी आपकी बुक्स हैं 9th की। बस आपको करना इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे होगा, क्रांति किसे कहते हैं। तो क्रांति क्या है। क्रांति होता है जब समाज में अचानक से कोई बदलाव आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। समाज में अचानक से बदलाव आने को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, क्रांति कहते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जो फ्रांस का है, बास्तील का ध्वंस। यानी यहाँ पर चित्रकारों ने बास्तील के किले को ध्वस्त करते हुए दिखाया है कुछ लोगों को, जिन्होंने बास्तील के किले पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसा क्यों किया गया था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उन कारणों का पता लगाएंगे हम इस चैप्टर के अंदर। वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर के लिए आतंक का साया लेकर आई थी। सम्राट द्वारा फौज को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। लोगों के बीच में अफवाह फैल चुकी थी कि जो सम्राट है उन्होंने लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। इसलिए डर की वजह से 7000 स्त्री पुरुष टाउन हॉल के अंदर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर वो बास्तील के किले की ओर चल पड़े। बास्तील का जो किला था वो किस लिए प्रसिद्ध था, वो राजा की शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। सैकड़ों लोगों का एक जत्था पेरिस नगर के पूर्वी भाग की तरफ गया और बास्तील किले की जेल को उन्होंने ध्वस्त कर डाला, हथियारों पर कब्जे कर लिए और बास्तील के कमांडर को मार दिया। और वहाँ पर जो 7 कैदी थे, बंद थे, उन कैदियों को उन्होंने आज़ाद करा दिया। अब प्रश्न ये आता है कि बास्तील के किले को ही क्यों ध्वस्त किया। तो उन्होंने बास्तील के किले को इसलिए ध्वस्त किया क्योंकि वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों की पहचान था और इसी नफ़रत का वो केंद्र था। इसीलिए अपनी नफ़रत को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, बास्तील के किले को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे जितने भी हथियार थे उन सभी हथियारों को उन्होंने लूट लिया वहाँ के लोगों ने। तो अगर इस घटना को देखा जाए तो इस घटना के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे कारण थे जिस कारण ये घटना हुई थी। जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण था वो था पाव रोटी की कीमतों का महंगा होना। जैसे हमारे यहाँ रोटी होती है, हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वैसे ही पाव रोटी वहाँ का मेन फूड है। तो वहाँ पर पाव रोटी की जो टैक्स था उस पर बढ़ गया था, तो पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी। और पाव रोटी की कीमतों के बढ़ने के कारण क्या हुआ था, वहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा था, आतंक था, डर था। तो जब भी क्रांति होती है तो गुस्सा और डर, जब दोनों का मिल जाना किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। हमेशा क्रांति किसकी वजह से होती है, गुस्से और डर के मिलाप से। तो यहाँ पर ही क्रांति की शुरुआत थी। मगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, फ्लैशबैक के अंदर, थोड़ा इतिहास के अंदर लेके जाऊँ कि इतिहास के अंदर क्या कारण थे जिसकी वजह से ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला पेज है, 18वीं सदी का उत्तरार्ध और फ्रांसीसी समाज, यानी 18वीं सदी के बीच में, 1850 से 1900 के बीच में, 1750 से 1800 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं का वन बाय वन हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जब हम उन घटनाओं को वन बाय वन समझ लेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा समझना कि ये जो घटना हुई थी 14 जुलाई को, ये क्यों हुई थी। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। फ्रांस के अंदर बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका, बुर्बो राजवंश का। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था, ये लुई 16 है, लुई 16। जैसे पहला राजा हुआ उसका नाम था लुई 1, दूसरा लुई 2, लुई 3, लुई 4। इस तरीके से कौन सा राजा था ये, लुई 16, लुई 16। ये राजा बना 1774 में, 1774 में ये फ्रांस का राजा बना, सिंहासन पर बैठा। जब इस सिंहासन पर बैठा उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। कितने वर्ष थी, केवल 20 वर्ष। और इसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मैरी एंटोइनेट। तो मैरी एंटोइनेट के साथ इसकी शादी हुई थी, किसकी, लुई 16 की। ठीक है, जब ये राजगद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि इस पूरा राजकोष जो है खाली है, यानी कि जो वहाँ पर पैसा है, पैसा बिल्कुल भी है नहीं। अब यह क्वेश्चन बनता है
कि फ्रांस की, जब लुई सोल्वे फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा उस समय वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अच्छी क्यों नहीं थी, क्या कारण थे उसके, अंडरलाइन कर लेना, सुन लेना, या जैसे आपका दिल करे वैसे कर लेना। नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा साथ में, आप इसमें आपके सामने आते रहेंगे, उनको ध्यान देते रहना। पहला कारण क्या था? पहला कारण था वर्साय के बड़े महल और राज दरबार की शानो शौकत कायम रखने के लिए फिजूल खर्ची थी। फानूस लगवाने हैं, आपकी चटाइयाँ बिछवानी है महंगी महंगी, ठीक है, और राज दरबारों में लोगों को रखना है, तो पैसा खर्च होता है उसके अंदर, नहीं होता है। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण था इसका कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में मदद की थी। अमेरिका पर कब्जा था किसका? ब्रिटेन का। तो इसने लड़ाई की थी ब्रिटेन से, ताकि किसको आज़ाद कराया जा सके? अमेरिका को आज़ाद कराया जा सके। तो इसलिए भी इसके जो राजकोष थे वो खाली हो गए थे। युद्ध में पैसा लगता है। इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। इसीलिए लुई सोल्वे को टैक्स बढ़ाने पड़े। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लुई सोल्वे ने राजगद्दी पर बैठते ही टैक्स क्यों बढ़ा दिए? भाई जनता विरोध कर रही है, तो लुई सोल्वे को टैक्स क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि राज दरबार पे पैसा है नहीं, खर्चे करने पड़ेंगे। तो क्या पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से, लोगों से आएगा। तो टैक्स क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? फटाफट टैक्स बढ़ा दिए। परंतु इसमें प्रॉब्लम और भी थी। अब यहाँ पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी थी, केवल तृतीय स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग टैक्स ही नहीं देते थे, यानी वो कर नहीं देते थे। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते? पादरी वर्ग, फादर, पोप्स, जैसे हमारे पंडित जी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, वैसे क्रिश्चियंस के अंदर क्या होते हैं? पादरी होते हैं, पोप होते हैं, फादर होते हैं, वो टैक्स नहीं देंगे भाई। दूसरा, द्वितीय स्टेट, कुलीन वर्ग, यानी जो क्लर्गी बोलते हैं इनको, राज दरबार के अंदर जो लोग रहते थे, जो राज दरबार के अधिकारी थे बड़े बड़े, वो भी टैक्स नहीं देंगे। अब टैक्स देगा कौन? तृतीय स्टेट। अब तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तृतीय स्टेट को फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील, ये पहले वर्ग में आ गए। दूसरे में आ गए किसान और कारीगर, ये मिडिल क्लास में आ गए। और तीसरे और गरीब हो गए, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, यानी इन सभी को टैक्स देना पड़ता था। केवल प्रथम स्टेट टैक्स नहीं देता था, द्वितीय स्टेट टैक्स नहीं देता था, और टैक्स का बोझ केवल किसे पड़ता था? तृतीय स्टेट पर। इन टैक्स केवल और केवल किसको भी देना पड़ता था? तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। समझ में आ रहा है? तो अब हम इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें फर्स्ट स्टेट की। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दिखाता चित्र 2, अगर आप ये चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, ये वाला। संपूर्ण जनसंख्या का 90% हिस्सा, कितने परसेंट? 90% कौन थे? किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक कृषकों की तादाद बहुत कम थी, यानी ऐसे किसान थे जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, वो किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे। 60% लोग ऐसे थे जो कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर, यानी 60% ज़मीन प्रथम स्टेट के लोगों के पास थी या द्वितीय स्टेट के लोगों के पास थी। सपोज कर लेते हैं 100 किलो अनाज उगाया किसान ने ज़मीन पर। अब 100 किलो में से 50% दे दिया किसको? कुलीन वर्ग को, क्योंकि ज़मीन उसकी है, और 50% उसके पास रह गया। तो उस 50% में से भी उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ? क्रांति हुई कि भाई हम अकेले टैक्स क्यों दे? प्रथम स्टेट टैक्स क्यों नहीं दे रहा है? द्वितीय स्टेट टैक्स क्यों नहीं दे रहा है? और फिर उस पर आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। पादरी वर्ग के लोगों पर को इनको विशेष अधिकार, जन्म से ही विशेष अधिकार, छूट थी इनको पहले से ही। अगर मान लो कोई पादरी वर्ग के अंदर पैदा हो रहा है, पादरी बन रहा है, तो उसको छूट मिल जाएगी। कोई कुलीन वर्ग में पैदा हो रहा है, उसको छूट मिल जाएगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको 2-2 टैक्स देने पड़ते थे बेटा। कितने टैक्स? 2-2 टैक्स। पहला टैक्स था टाइल और दूसरा टैक्स था टाइद। पहला टैक्स कौन सा था? टाइल, और दूसरा था टाइद। देखो यहाँ लिखा आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। टाइद जो था वो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था।
यानी पादरी टैक्स नहीं देते थे बल्कि टैक्स लेते थे। किससे? किसानों से। अब राजा को अलग टैक्स जाएगा और पादरी को अलग टैक्स जाएगा। प्रॉब्लम ये थी। दूसरा टाइल था जो सीधे राज्य को अदा करने वाला कर था, इसमें राजा को कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जनता डबल बोझ में मर रही थी, टाइल में और टाइद में। एक तरफ टाइल देना पड़ रहा था, एक तरफ टाइद देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे, ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन था और उसको फिर आराम से विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में सर जी हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अभी ये टॉपिक हो रहा है जीने का संघर्ष। हालात कितने ख़राब थे ध्यान देना। 1715 में जो फ्रांस की आबादी थी वो 2.3 करोड़ थी और 1789 में 89 में ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, यानी 50 लाख लोग सीधे सीधे बढ़ गए। जनसंख्या बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ती है तो खाने की डिमांड बढ़ती है, ज़मीन की डिमांड बढ़ती है, रोज़गार की डिमांड बढ़ती है, और इस सभी चीज़ों में फ्रांस क्या था? नाकाम हो रहा था। पहली प्रॉब्लम तो ये थी जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अनाज का उत्पादन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन डिमांड ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर लोग पाव रोटी, स्टार्ट में डिस्कस किया था, पाव रोटी की कीमत बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी कीमत? ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ से कनेक्ट होती है। अनाज पर टैक्स बढ़ा, अनाज पर टैक्स बढ़ते किसान ने पाव रोटी की कीमतों को बढ़ा दिया, क्योंकि टैक्स देना भाई ज़्यादा। प्रॉब्लम यहाँ पर आई। ज़्यादातर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक निर्धारित करते थे, लेकिन मजदूरी बढ़ाई नहीं गई, मजदूरी उतनी की उतनी है, और टैक्स बढ़ा दिए। तो इससे क्या हुआ? जनता क्या हो गई? नाराज हो गई। अमीर और गरीब के बीच खाई जो है वो बढ़ती गई। अमीर और अमीर हो गए और गरीब और गरीब हो गए। यहाँ चित्र देख रहे हो आप, दिख रहा होगा। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। शैतान मतलब राजा या कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग। इसकी तुलना इन्होंने मकड़ी से या मक्खी से की है। मकड़िया या मक्खी, यानी ऐसे जो गरीबों खून चूसते हैं उनसे तुलना की है। गरीब किस तरीके से बेचारे काम करते हैं और वो सारा हमसे लूट लेता है। यही कारण था जिसकी वजह से क्या हुई? क्रांति हुई। आगे देख लेते हैं। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे जैसे मध्यम वर्ग के अंदर पढ़ाई लिखाई पहुंची, यानी कि एजुकेटेड होना लोगों ने शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले डिमांड की जो विशेष अधिकार है जन्म से जो मिल रहे हैं उन्हें क्या करो? समाप्त करो। भारत के अंदर भी यही हुआ था ना। अम्बेडकर जी जाति प्रथा का उन्मूलन किया था कि जो ब्राह्मण है पैदा होते ही, या जो भी व्यक्ति है, मैं अकेले एक जाति को उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो व्यक्ति है उनको जन्म से अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए उनके काबिलियत के हिसाब से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस टॉपिक को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँ। कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी ये वाली। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू सो मच।